नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली नाइट। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हाथरस गैंगरेप कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग, विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्टर को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन। घायल मेट को आर्थिक सहायता देने और दोषी के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करने की मांग, मेट संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। मानदेय बढ़ोतरी की मांग, संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमणमान मकानों को चिन्हित करने का विरोध, वार्ड 24 के बासिंदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप की आशियाना उपलब्ध करवाने की मांग। मंडी शुल्क के विरोध में आर्थ व्यवसायियों ने शुरू की 5 दिवसीय हड़ताल, धान मंडियों में ठप रहा कामकाज। और अब समाचार विस्तार से। यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड में आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हाथरस गैंगरेप कांड के दरिंदों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय तथा आसपास क्षेत्रों में आंदोलन जारी है। इसी क्रम में वीरवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, यूथ कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग ज्ञापन देकर एवं प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यूपी के हाथरस में कुछ दरिंदों द्वारा दलित परिवार की लड़की से गैंगरेप कर उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि पुलिस ने लाश भी घर वालों की सुपुर्द नहीं की। ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तथा गुंडा राज अपने चरम पर है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर गवर्नर राज लगाने तथा नए चुनाव करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित परिवारों का जीना मुहाल हो गया है तथा महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। आज ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वर्कर्स कमेटी राजस्थान के समस्त 33 जिलाध्यक्ष में जो हमारी बहन मनीषा के साथ में उत्तर प्रदेश में विवत्स घटना हुई है, उसका विरोध करने के लिए आज हमने राजस्थान के प्रत्येक 33 जिला मुख्यालयों पर हमने हमारा आक्रोश प्रदर्शित किया है। आक्रोश प्रदर्शित करने का मुख्य कारण जो हमारी बहन मनीषा है, उनके जो हत्यारे हैं उनको तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उनके पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और उसके साथ साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने रात्रि के समय में हमारे हिंदू समाज का बहिष्कार करके उन्होंने रात्रि के समय में जो दाह संस्कार किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस हेतु आज पूरे राजस्थान में हमने एक जन आंदोलन की शुरुआत की है और यदि हमारी बहन को 10 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो हम पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत बंद को ऐलान करते हैं। हम आए हैं, इस लड़की घटना हुई है, घटने के लिए आए हैं, ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर ऑफिस में। और ये सारे लड़के की बहुत बुरी हालत कर दी। हम बच्चियों को कहाँ से छोड़ेंगे? ना तो घर पे छोड़ सकते हैं, ना बाहर छोड़ सकते हैं। क्या करेंगे हम? बच्चों को कहाँ पर पढ़ाएंगे हम? हमने मांग करी, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये दरिंदे हैं, इनको पकड़ी चाहिए। ये ऐसे नहीं आएंगे तो हम जय मिलने वाले सारी इकट्ठी होंगे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है जो हाथरस हत्याकांड, जिसमें मनीषा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है और बड़ा ही जघन्य अपराध है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने रात को 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किया, बहुत ही निंदनीय कार्य है। और बहुत ही इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकारें जिनके कान बिल्कुल बंद हैं, और उसके खिलाफ हम आज ज्ञापन देने आए हैं। अगर इस मान लो कांड को दबाया गया तो इसके लिए बड़ा आंदोलन राजस्थान में खड़ा किया जाएगा। आज हनुमानगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मनीषा की जो दरिंदों ने बलात्कार किया और उसकी जीभ काटी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी मृत्यु हो गई, उसके अंदर उन आरोपियों को फांसी की सजा हो, इस मांग को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी यूनिट हनुमानगढ़ की तरफ से
जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन सौंपा गया है कि इसके अंदर उन दरिंदों को शीघ्र फांसी पर लटकाया जाए ताकि इससे सबक मिले और बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षा महसूस करें। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई हनुमानगढ़ ने आज यहाँ कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। हमले में घायल मेट को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने तथा दोषी के खिलाफ बलात्कार कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर मेट संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एक मेट पर जानलेवा हमला करने के संदर्भ में दर्ज मुकदमे में आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने की धारा जोड़ने तथा घायल मेट के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर मनरेगा मेट प्रदेश संघर्ष समिति ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा मेट सुखदेव सिंह पुत्र कृपाल सिंह बावरी निवासी वार्ड 11 डबलीवास कुतुब पर 18 अगस्त को उस समय हमला कर दिया गया जब वह अपनी ड्यूटी पर था। मेट को कस्सी से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, लेकिन इस मामले में पुलिस ने हत्या व मारपीट के आरोप संबंधी धाराएं शामिल नहीं की, जबकि यह मामला राजकीय कार्य में बाधा का भी बनता है, लेकिन पुलिस ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधी धारा नहीं जोड़ी। उन्होंने कहा कि मेट सुखदेव सिंह को कार्यस्थल पर हमला होने से जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई मेट सुखदेव सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर की जाए। साथ ही इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाए कि कब तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस मामले में राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधी धारा भी जोड़ी जाए। वक्ताओं ने कहा कि ग्राम पंचायत डबली कुतुब के ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक की ओर से आरोपी दर्शन सिंह के खिलाफ 45 दिन बीत जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं करवाया गया है, इसलिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। संघर्ष समिति सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने संबंधी धारा नहीं जोड़ी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस मौके पर श्रवण कुमार पंवार, शिव कुमार, मुकेश स्वामी के अलावा अन्य मेट मौजूद थे। मेरे हस्बैंड जो नरेगा में मेट थे और उनके साथ किसी ने मजदूर ने कसी मार के 3-4 कसी मारी सिर में और उसको घायल कर दिया। फिर हम उसको गंगानगर ले गए, गंगानगर जाके वहाँ इलाज करवाया। अब उनका एक साइड तो बिल्कुल काम नहीं करती और उनकी आँखें जो हैं वो भी कमज़ोर हो गई हैं और सिर जो है वो तो सारे इसने काट दिया था, तो वो बिल्कुल बिस्तर पर ही है। इलाज के लिए लाखों रुपये भी लग रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारी मदद करे, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा। हम यही मांग रख रहे हैं कलेक्टर साहब के आगे कि हमारे जो पैसे लगे हैं वो हमारी कुछ हेल्प करे। मेट साथी जो सुखदेव सिंह, उसके साथ पिछले 18/8/2020 को एक कथित मजदूर द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। उसके लिए हमने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है और अपराधी के खिलाफ राज्य के कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी है। उसके उपरांत जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं उनको आदेश होने के बावजूद भी उन्होंने राज्य के कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज नहीं करवाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी है। मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। एएनएचएम के तहत संविदा पर कार्यरत जीएनएम नर्स ग्रेड द्वितीय कार्मिकों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर अन्य राज्यों के एनएचएम नर्सिंग कर्मी और राजस्थान राज्य के नर्स ग्रेड द्वितीय कार्मिकों के समान 26,500 रुपए करने की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि एएनएचएम सन 2016 के तहत स्टाफ नर्स का वेतन मात्र 8,000 रुपए है, इसे बढ़ाकर 26,500 रुपए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में भी नर्सिंग कर्मियों को सैलरी बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, मगर उस माह को 3 महीने बीत गए, अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समय समय पर नर्सिंग कर्मियों के प्रतिनिधियों ने सरकार तक वेतन बढ़ोतरी की मांग पहुंचाई, परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिए जा रहे मात्र 8,000 के मानदेय में से ईपीएफ काटकर 7,000 रुपए प्रति माह में वे अपना परिवार गुजारा नहीं कर सकते। इसलिए पूरे प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। नर्सिंग कर्मियों ने चेतावनी दी कि जब तक मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जाती तब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। में पोस्टिंग हुई थी हमारी और उसके अंदर जैसे मतलब 6 महीने हो गए हमें पोस्टिंग दी हो, लेकिन पेमेंट हमें भी 7,900 ही दी जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पेमेंट 26,500 की जाए यूटीपी के समान, जिससे हमारा घर का खर्चा चल सके। इससे हमारा भरण पोषण हो नहीं रहा है और ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई जल्दी करें
और हमारी जो पेमेंट है वो बढ़ाए और उसके अंदर 26,500 की जाए। टाउन स्थित वार्ड संख्या 24 के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप आशियाना उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। गरीबों को मत उजाड़ो, गरीबों को मत उजाड़ो, गरीबों को मत उजाड़ो। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण क्षेत्रमान टाउन के वार्ड संख्या 24 में निर्धन वर्गीय लोगों के घरों को चिन्हित करने के विरोध स्वरूप वार्डवासियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों ने बताया कि वे पिछले कई दशकों से वार्ड संख्या 24 में निवास कर रहे हैं। उनके सभी सरकारी दस्तावेजों पर उनका एड्रेस दर्ज है। नगर परिषद द्वारा चिन्हित किए गए सभी मकानों में निर्धन वर्गीय लोग निवास करते हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां एक तरफ दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलने के कारण वार्डवासियों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है, वहीं नगर परिषद अब उनके घरों को तोड़ने पर उतारू हो रही है। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि इस संदर्भ में पूर्व में भी नगर परिषद को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग की। वार्डवासियों के साथ टैक्सी चालकों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंप टैक्सी स्टैंड के लिए जगह देने की मांग की है। टैक्सी चालकों ने बताया कि वार्ड संख्या 24 में टैक्सी स्टैंड की जगह पर डिस्ट्रिक्ट पार्क बनाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से इसी जगह टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट पार्क बन जाने से ऑटो खड़ा करने के लिए जगह नहीं रही, इसलिए उन्हें टैक्सी स्टैंड के लिए माकूल स्थान उपलब्ध करवाया जाए। और जो हमारे जो निशान लगा के आए हैं वो मकान तोड़ने की कोशिश करें। हम 40 सालों से रह रहे हैं, हम 40 सालों से रह रहे हैं, लेकिन तो लॉकडाउन लगा, ऊपर से हमारे को कमरे नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो कहें कि हमारे मकान ना टूटे, यही मांग कर रहे हैं कि भैया हम जहाँ बैठे हैं ना, जितना है हमारे को हम खुश हैं उसके अंदर। हमारे 2-2 कमरों की जगह हम पीछे से दीवार निकाले, हम 2 कमरों के अंदर खुश हैं, तो वो ना हमारे को उजाड़े। कमरा भी नहीं मिल रहा हमारे को शहर में। मेरे माँ बाप हैं, एक तो अंधा जी, ये मेरी माँ अंधी है, ये मेरे पास में खड़ी है। मेरे बच्चे हैं 4, पापा जी की लाट टूटी हुई है, मैं कुछ कमा नहीं सकते घर में। ये प्लेटें गिरवा रखी है, ब्याज पे पैसे ले लेगा। हम बापू बेटा एक छोटा बालक है, वो मेरे साथ में कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी करने की उम्र नहीं जी उसकी, लेकिन फिर भी मेरा साथ दे रहा है। बाबा सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब मेरे 3-4 बालक हैं जी, कि एक मैंने लड़की बिहारी बड़े वाली, 5 बालक हैं वैसे। एक तो सरकार कहती है जी कि बेटी बचाओ पढ़ाओ, उनके सिर पे से ही छत तारा लग रहे हैं। मैं इन बच्चों को कहाँ पे लेके जाऊँ? दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी जी, मैं बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी जी। बताओ मैं रोटी खुआऊंगा नहीं, किराया भरूंगा, बताओ क्या करूँ मैं? इससे बढ़िया मैं गोली मार दो, यहाँ पे सारे मेरे परिवार को गोली मार दो, बताओ मैं कहाँ जाऊँ जी लेकर? मैं यही दुआ मांग रहा जी कि मेरा परिवार मेरे छत पर रहो जी, मेरे कोई समाधान तो काट कर दो। लेकिन ये तो मेरे बच्चे को गुजारने लग रहे, मुझे मारने लग रहे, बताओ मैं क्या करूँगा जी? मैं रोटी खुआऊँ या किराया भरूँ, क्या करूँ जी मैं? बस जी मैं तो इतना ही है जी प्रयास, चुप ना हो जाओ बस, नहीं तो मार दो जी, बस इतना ही चाहूँ मैं, और कुछ नहीं। भाई जी सानू 40 साल हो गए उत्थे बैठे नूं, साडियां गड्डियां ते असीं टैक्सी भी भर रहे हैं ते सानू कोई जगह नहीं दे रहे, सट्टे लगे वो चार्ज चुका रहे साडे पट्टे। बहुत टाइम हो गया भाई जी सानू संघर्ष करदे नूं, सानू जगह दित्ती जावे, कोई हल तक करे इन्हां दा। गड्डियां ठल्लण नूं जगह ना, ये पुल दे थल्ले गड्डी लाउण दिंदे ना, सानू उत्थे खड़न दिंदे है। फिर अज जाइए ते जाइए किते? असीं धरने लावांगे भाई जी, जो ही साडी मंग होगी असीं मंगा के चढ़ांगे, क्योंकि असीं टैक्स भर रहे हैं ना, टैक्स भर रहे हैं, फिर भी सानू खड़न नहीं दिंदे, ਜਾਂ पुल के थल्ले नहीं खड़न दिंदे, पुल तो बाहर भी नहीं खड़न दिंदे। फिर जाइए तो जाइए कितने असीं, ਜਾਂ सानू जगह दी जाए। मंडी शुल्क के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के विरोध स्वरूप गुरुवार को आड़त व्यवसायी हड़ताल पर रहे। सीधी फसल खरीद पर मंडी शुल्क के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के विरोध में गुरुवार को आड़त व्यवसायी हड़ताल पर रहे। व्यापारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेशों में कृषि जिंसों की खरीद को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ऐसे में आड़त व्यवसायियों को कृषि जिंसों की बोली में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से मंडियों तथा मंडी के बाहर सीधी खरीद पर मंडी शुल्क के बारे में स्पष्ट निर्देशित नहीं किया गया है। इसके विरोध स्वरूप 1 से 5 अक्टूबर तक जिले की 7 अनाज मंडियों के आड़त व्यवसायी हड़ताल पर रहेंगे। इसी दौरान फसलों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आड़त व्यवसायियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 अध्यादेशों के कारण किसानों को भी उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। जब तक आड़त व्यवसायियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के लिए, हम व्यापारी हैं, किसानों के लिए माल अभी सही ढंग से बिक नहीं रहा और बोली हो नहीं पा रही, और व्यापारी और किसान माल प्रॉपर पड़ा है, कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ, इसलिए मतलब हड़ताल जारी रखेंगे अब जब तक फैसला नहीं होगा। 1 तारीख से 5 तारीख तक हम हड़ताल रखेंगे। विरोध इस चीज का क्या है, किसान की फसलें डायरेक्ट फैक्ट्री वाले ले रहे हैं और उनको मतलब क्या है कि किसान मतलब संतुष्ट नहीं है इसमें,
अपनी मनमर्जी के भाव हो रहे हैं। मंडी टैक्स का इसलिए मंडी टैक्स की बोली उठती है, हम मंडी टैक्स देते हैं, GST देते हैं, सरकार को इसमें फायदा है। ये जो केंद्र सरकार की तरफ से तीनों आदेश लाए हुए हैं, ये पहले गवर्नमेंट ने तो इस हिसाब से लेकर आए कि भी ये किसानों के, फार्मर के प्रति बहुत अच्छा होगा, बट इससे हमारी मंडी में एक तो व्यवस्था बहुत खराब होगी। आज अपने PR दान की बात ले लें तो यहाँ पे मंडी का रेट है 1711, बट जैसे ही ये अध्यादेश लागू हुए हैं, किसानों को अपना माल 1600 किलो काट पे बेचना पड़ रहा है, तो उनको कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। तो हमारा यही है हड़ताल का मकसद कि एक तो यहाँ से मंडी का सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, किसान को भी अपना औने पौने दाम पे माल बेचना पड़ रहा है, तो इसलिए 5 दिन की हमने हड़ताल जारी की है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये जारी रखेंगे। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने टाउन में कैंडल मार्च निकाल उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप कांड के दोषियों को फांसी देने की मांग की है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड में आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर बीती शाम भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने टाउन में कैंडल मार्च निकाला। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं, युवतियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, बावजूद इसके सरकारें इन पर लगाम लगाने में असमर्थ हैं। उन्होंने दुष्कर्म के आरोपियों को तुरंत प्रभाव से फांसी देने की मांग की। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में अनुसूचित जाति की एक 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप जैसी घटना देश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा, इसके चलते भीम आर्मी एकता मिशन सदस्यों में भारी रोष व्याप्त है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता तो भीम आर्मी कार्यकर्ता आंदोलन को तेज करेंगे। उसको सजा दे या ना दे, लेकिन हमारे नौजवान युवाओं की जब अदालत लगेगी तो उसके अंदर वकील भी हम होंगे, जल्लाद भी हम होंगे और वहाँ का जज भी हम होंगे। आज भीम आर्मी तत्वाधान में बक्सिंग चौक से कैंडल मार्च निकाला गया, जो यूपी में पिछले दिनों में मनीषा बहन के साथ दो दुराचार जिन अपराधियों के द्वारा किया गया, उसके खिलाफ सरकार द्वारा मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सजा दी जाए। निरंतर हम उसमें लगे हुए हैं। ये बहुत विडम्बना की बात है, निरंतर जो हमारे SC/ST के माइनॉरिटी के लोग हैं उन पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। अगर इन अत्याचारों को सरकार के द्वारा अगर लॉकडाउन के बहाने जो अत्याचार किए जा रहे उनको नहीं रोका गया तो भीम आर्मी निरंतर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी और वो लगी हुई है। जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ भीम आर्मी मौजूद रहती है। 2 तारीख को भारत बंद का बोला गया है भाई साहब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भाई के द्वारा, तो उसकी अभी तैयारी लगे हुए हैं। निरंतर जब तक ये जो दुराचार अपराधियों के द्वारा किए हमारी सरकार के और प्रशासन के जो बलबूते पर ये सारा काम हो रहा है, तो इतनी देर में कब की गिरफ्तारी हो जाती है, कब की इनको फांसी दी जाती है। अगर इनको फांसी नहीं दी जाती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और भारत बंद का ऐलान तो बोल ही दिया है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा।
समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबली, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धजनों को दिनचर्या में काम आने वाली चीजें प्रदान की गई। टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व अरोड़वन सभा के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से समाज कल्याण सप्ताह का भी आगाज किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक गुप्ता ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर आश्रम के वृद्धजनों को कपड़े व दिनचर्या में काम आने वाली सामग्री वितरित की गई। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण सप्ताह के तहत आगामी 1 सप्ताह तक जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसी क्रम में वृद्ध कल्याण दिवस के रूप में कार्यक्रम का आगाज किया गया है। इसी के तहत 2 अक्टूबर को अनुसूचित जाति का कल्याण दिवस, 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को बाल दिवस, 5 अक्टूबर को महिला कल्याण दिवस, 6 अक्टूबर को जन चेतना दिवस तथा 7 अक्टूबर को विशेष योग्यजन कल्याण दिवस के साथ समाज कल्याण सप्ताह का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम में टाउन अरोड़वन सभा के संरक्षक प्रेम सेतिया ने अपना घर वृद्धाश्रम में अरोड़वन समाज की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अरोड़वन सभा द्वारा लंबे समय से टाउन में वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही वक्ताओं ने वृद्धजनों के सम्मान में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर नरेश छाबड़ा, राजेश मिरेजा, इंद्रजीत चराया, सुरेंद्र काटपाल, ओम प्रकाश छाबड़ा, विकास डोडा, महेंद्र छाबड़ा, कृष्ण मदान, भुवनेश ग्रोवर, कश्मीरी लाल मिड्डा, राजकुमार बजाज, राकेश नागपाल, विजय मिड्डा, हैप्पी बतरा सहित अरोड़वन समाज के अन्य लोग मौजूद थे। जो पार्षद हैं इनकी श्रीमती जी श्री संतोष जी, जब वे चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में ये वृद्ध आश्रम की नींव रखी गई और मुझे वो दिन याद है आज भी, जब माननीय हमारे पिताजी श्री जटराम जी ग्रोवर और मैं इनकी रूपरेखा बनाने के लिए इनके यहाँ घर गए थे। वो दिन मैं आज तक नहीं भूलता और उन्होंने श्रीमती संतोष जी ने और इन्होंने जो हमें जो सहयोग देने के लिए जो बात रखी, आज से करीब 20 साल पूर्व की बात है, वो मेरे आज भी दिल में बैठी हुई है। इन्होंने तब भी ये कहा था कि ये वृद्ध आश्रम बन के रहेगा और पूर्णतः आगे के लिए, भविष्य के लिए मैं हमेशा इस वृद्ध आश्रम के साथ रहूंगा। 2000 के अंदर ये में जब हमारे पिताजी यहाँ ये जगह दी थी, उसके बाद 2001 में था उसकी नींव नाम की चर्चा चली। उसके बाद लगातार हमारा समाज जो सेवा कर रहा है, हमारी ये युवा साथी भी युवा टीम बहुत सेवा करती है। मैं सबका धन्यवाद दूंगा। खान से संबंधित सभी विशेष समूह, चाहे वो वरिष्ठ जन हो, विशेष योग्य जन हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, अपराधी हो, अनुसूचित जाति या वंचित वर्ग के हो, सभी की ओर पूरे संपूर्ण वर्ष कार्य होता है। लेकिन उच्च स्तर पे यह निर्णय किया गया कि इसे एक प्रतिवर्ष सप्ताह के एक माला में पिरोया जाए। उसी माला का आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी है और यह अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होने की वजह से पूरे राजस्थान में जहाँ कहीं भी ऐसी संस्थाएं हैं जो वरिष्ठ जन के वृद्धाश्रम संचालित कर रहे हो या डे केयर सेंटर चला रहे हो या वरिष्ठ जन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, उनके बीच आज के दिन विभाग उनके बीच में जाके और यह जो दिवस है यह मनाने का प्रयास करते हैं।
मुझे आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष है कि प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से और जिला प्रशासन में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में जिला हनुमानगढ़ में भी समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके प्रथम दिवस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में यहाँ संस्था अपना घर आश्रम बड़ा सभा के माध्यम से आयोजित किया गया। इसी प्रकार से पूरे 7 दिवस के कार्यक्रम है। कल अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाएगा और इसके 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को अपने बाल सुधार दिवस और 5 अक्टूबर को महिला कल्याण, 6 अक्टूबर को अपने जन चेतना दिवस और 7 अक्टूबर को विशेष योग्यजन दिवस के रूप में अपन सफलतापूर्वक यह समाज कल्याण सप्ताह आयोजन करेंगे। इन कार्यक्रमों के रूप में वैसे तो प्रतिवर्ष पूरे वर्ष ही कार्यक्रम चलते हैं कल्याणकारी योजनाओं के, लेकिन जिस प्रकार से एक दिवस एक विशेष दिवस के रूप में मनाने का परंपरा रही है, इस कारण से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये भी इस कारण से मनाया जाता है। और ओडवास सभा के तरफ से जो वृद्धाश्रम विभाग द्वारा कार्य किए गए, जिसमें श्रीमान गणेश जी बंसल के प्रधान के जो इसके लिए अच्छी घोषणा की, हर ढंग से योग दूंगा। सभी युवा और रोडवास के पदाधिकारी जो भी इससे लोग जुड़े हैं, सेवा करते हैं, धर्म से लोग सबका धन्यवाद करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गुरुवार को टाउन में जागरूकता रैली निकाली गई। एक बेटी पढ़ लेगी 7 पीढ़ी कर लेगी, एक बेटी पढ़ लेगी 7 पीढ़ी कर लेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गुरुवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय से रवाना हुई। इस मौके पर अतिथियों ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और सहायिकाओं ने भाग लिया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर तैयार किए गए स्लोगन्स के जरिए आमजन को बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि समाज में महिलाओं की समानता को लेकर और बालिका शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। रैली पंचायत समिति से आरंभ होकर मुख्य बाजार से होते हुए जिला अस्पताल जाकर संपन्न हुई। महिला एवं बाल विकास अधिकारी परवेश सोलंकी ने बताया कि वर्तमान में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन अभी भी भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बेटियों को समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे समाज की मानसिकता को बदलने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग इस प्रकार के अभियान चला रहा है। आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर रैली निकाली जा रही है महिला बाल विकास विभाग की तरफ से, और यह रैली पंचायत समिति से जिला अस्पताल तक जाएगी, जिसमें हम यही संदेश दे रहे हैं कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और उनको बचाएं। समानता का अधिकार हो, एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी करेगी। आज हम ये पंचायत समिति से महिला सशक्तिकरण पर, बालिका को शिक्षा बढ़ावा पर रैली निकाल रहे हैं, जो कि जिला मुख्यालय अस्पताल तक हम जाएंगे। और इसमें यही संदेश है कि महिलाओं के अधिकारों का महिलाओं को पता लगे और जागरूक हो महिला। ये महिला बार जैसे अब ये सभी महिलाएं हैं जो रैली में उपस्थित हैं, तो इनको देख के और महिलाएं भी ऐसे लगे कि उन्हें हम भी ऐसे जागरूक हो, बाहर निकले, हमारे भी परिवार की अच्छी तरह से परवरिश हो। अगर एक बेटी पढ़ लेती है तो 7 पीढ़ी यानी उनकी वो बच्चों को 7 पीढ़ी तर लेगी और बच्चों को अच्छा शिक्षा देगी, अपने बच्चों का भविष्य बनाएगी। और बेटी का इसलिए है कि बेटी एक संवेदनशील महिला होती है, तो वो अच्छी तरह बातों को संभाल सकती है, अपने परिवार को संभालती है और बाहर जाती है तो बाहर भी अपने जिम्मेदारी से काम करती है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं, हमारा विभाग की महिलाओं अधिक से अधिक बेटियां की शिक्षा का बढ़ावा मिले और वो अपने आप में हर क्षेत्र में सक्षम रहे। जैसे कि आज हमारे जो महिला हैं हनुमानगढ़ जिले में सभी महिला ही अधिकारी वर्ग पर शोभा कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें कोरोना के टाइम में थोड़ी शिथिलता आई थी। इसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भी और कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ से पंचायत समिति से रैली निकाल रहे हैं, जिसमें कि BDO साहब, CBO साहब और भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं
और ये हमारा ये मैसेज रहेगा कि बेटियों को जो गर्भ में मारा जा रहा है वो किसी भी तरीके से रोका जाए। आज का वो ज़माना नहीं रहा कि बेटियां किसी भी उसमें पीछे रहें। ये संदेश लेकर के हमारी रैली हनुमानगढ़ हॉस्पिटल तक चले। आगे हमारे कार्यक्रम में 11 अक्टूबर को बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा और समय समय पर हम लोग गाँव में, ग्राम पंचायतों लेवल पर बेटी बचाओ का जागरूकता का संदेश देंगे। पंचायतों में, स्कूलों में। विश्व रक्तदान दिवस पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में अस्पताल स्टाफ सहित आमजन ने रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस पर गुरुवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना के दृष्टिगत शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेष ध्यान रखा गया। इस मौके पर आमजन ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि 18 से 60 साल की उम्र तक के समस्त लोग रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान दिल के लिए काफी हेल्दी होता है। नियमित तौर पर रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित बनी रहती है और रक्तदाता को हृदय आघात की आशंका कम हो जाती है। ब्लड डोनेशन से स्ट्रोक व हार्ट अटैक से भी बचाव होता है। वहीं शरीर में आयरन की उचित मात्रा बनी रहती है। शिविर के दौरान ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहित किया। शिविर में राजेंद्र स्वामी, नवल किशोर, भूपेंद्र कुमार, रमेश स्वामी, सुखपाल सिंह, मुकेश मंगवा, दयाराम आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। विश्व रक्तदान दिवस पे जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, मैं जो सभी प्रतिभागी या जो डोनर हैं मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसका आप दान करके और किसी की जीवन बचा सकते हैं। और ये जो आज जो रक्तदान कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें और समय समय पर जो उचित टाइम है 6 महीने 3 महीने बाद में जांच करवाएं और अपना रक्त देवें ताकि हम लोगों की जान बचा सकें। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कैडर्स के गठन को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर गुरुवार को टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हनुमानगढ़ बालाग के समस्त ग्राम पंचायतों से महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में DMIB हनुमानगढ़ संजू पूनिया ने महिलाओं को ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक अवसरों और महिलाओं पर ध्यान देने के साथ साथ ग्रामीण निर्धन वर्गीय लोगों के सशक्तिकरण और प्रदेश के उपेक्षित समूह को बढ़ाने के लिए आजीविका मिशन में कैडर्स को जोड़ने का काम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रत्येक चिन्हित गरीब परिवार से न्यूनतम एक महिला सदस्य को समय सहायता समूह में लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बैठक में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग कर पात्र महिलाओं को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद उक्त योजना में ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जोड़ने का काम सुपुर्द किया जाएगा। आजीविका में ब्लॉक ऑफिस हनुमानगढ़ पंचायत समिति में आजीविका समूह की महिलाओं को इकट्ठा किया है। इसमें हमने MCLP जो कैडर होता है उसकी स्क्रीनिंग के लिए हमने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया है। तो उसमें उनका एलिजिबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने उनको इकट्ठा किया है। अभी उनकी स्क्रीनिंग हम कर ही रहे हैं। तो स्क्रीनिंग करने के बाद जो महिला एलिजिबल होगी उनको हम DPME ऑफिस में 3 दिन की ट्रेनिंग करवाएंगे मास्टर ट्रेनर से, और उसके बाद हम उनका एग्जाम लेंगे। जो एग्जाम में क्वालिफाई होएगा उसके बाद हम उनको डिप्लॉय कर देंगे रिजल्ट आउट करने के बाद। तो आज का हम इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं सभी। हमने जो मास्टर ट्रेनर है अभी कोविड के टाइम पे तो हम इनको बाहर भेज नहीं सकते, तो इसलिए हमने जयपुर से 2 मास्टर ट्रेनर, भादरा ब्लॉक में हमारा पहले से काम चल रहा है, तो उधर जो MCLP कैडर थे उनमें से हमने 2 अच्छे MCLP कैडर को सिलेक्ट करके मास्टर ट्रेनर बनाया है। वही अभी आज हमने इनकी स्क्रीनिंग कर ली। मंडे को हम इन सभी को जो भी एलिजिबल होगा DPME ऑफिस जिला परिषद बुलाएंगे। उसके बाद जो 2 मास्टर ट्रेनर हैं बादरा से वो आएंगे और इनका हम 3 दिवस का प्रशिक्षण करके उसके बाद हम इनका एग्जाम लेके और इनको डिप्लॉय कर देंगे। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जंक्शन स्थित स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में SBI के सहयोग से पौधारोपण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SBI FMIMM के सहायक महाप्रबंधक मूलचंद मीणा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता RCT के निदेशक CS परमार ने की। अतिथियों ने RCT द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण कर संतोष जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SBI के सहायक महाप्रबंधक मूलचंद मीणा ने कहा कि पेड़ पौधों की कमी से निरंतर पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि हम सभी का फर्ज बनता है कि पृथ्वी की खूबसूरती को बनाए रखने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। अधिक वन क्षेत्र होगा तो बरसात भी अधिक होगी, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण इतना जरूरी नहीं है जितना पौधों की सार संभाल आवश्यक है। होता यह है कि पौधे लगाकर लोग भूल जाते हैं और पौधे मुरझाकर खत्म हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि पौधारोपण करने के बाद उसकी नियमित रूप से देखभाल की जाए। जीवन में काम आएगा, आप लोग कुछ कर सको, दूसरों को सिखा सको, तो खुद भी थोड़ा बढ़ सको, कम से कम आत्मनिर्भर तो खुद हो सके, ऐसा आरसीपी का प्रयास रहता है। और आरसीपी हनुमानगढ़ जो है इसमें काफ़ी तल्लीनता से काम करता है। पिछले 1.5-2 महीने से तो मैं भी टच में हूँ, आज मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर। काफ़ी पहले काम होता है यहाँ पर, और रियली जो पर्पज़ है वो यहाँ जहाँ तक मैं विश्वास करता हूँ, समझता हूँ, ऐसा मेरी आशा भी है कि आप लोगों को अच्छा प्रशिक्षण मिला हो, जो इनका प्रयास है। बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, जिनमें से 6 किलो का पेटीकोट है सर, 8 किलो का पेटीकोट है, और सलवार सूट हो गया, घाघरा, शरारा, सलवार, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा। और पहले हमें केवल कच्चा पक्का ही करना आता था, हमें सिलाई का ना ही कोई ज्ञान था, और मतलब बस जानते थे हमारी सिलाई मशीन होती है। अब हम इतना परिपक्व हो गए कि हम अच्छे से कटिंग भी कर सकते हैं, और अच्छी फिटिंग से कोई हमसे पूछे तो हम उसे अच्छे से बता सकते हैं। इतना अच्छे से हमारे मैडम ने गाइड किया है। आज यहाँ आरसीपी हनुमानगढ़ में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, FIMM क्षेत्रीय कार्यालय हनुमानगढ़ की तरफ से, और जो आरसीपी है वो भी SBI के सहयोग से ही चलता है। आज इसके 1 महीने का जो प्रशिक्षण था उसका समापन प्रोग्राम भी साथ में था। इसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों को से परिचय किया गया और साथ में उनके अनुभव लिए गए कि कैसा कार्यक्रम रहा। सभी ने बताया कि आगे जाके काफ़ी फ्रूटफुल प्रोग्राम ही रहेगा और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और साथ में हमने वृक्षारोपण भी किया है, साथ में प्रशिक्षणार्थियों के से भी पेड़ लगवाए हैं, और जो क्षेत्रीय कार्यालय से आए हैं लोग उनके हाथों से लगवाए हैं, और प्रोग्राम का समापन काफ़ी सफलतापूर्वक। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।